एक सुप्रीम भगवान है, उनके अंदर करोड़ों यूनिवर्सेस हैं, और हर एक यूनिवर्स के अपने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और उनके अंदर इतने देवी देवता हैं जो कि ब्रह्मा की आयु के हिसाब से वो रहते हैं। और जैसे ये जो पर्टिकुलर यूनिवर्स है वो ब्रह्म में विलीन होती है, तो उसमें फिर वो सब भी देवी देवता भी। अभी हम लोगों का जो अजम्पशन वो ये है कि लाइफ कैन ओनली बी वाटर बेस्ड, बट इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में जाके ये डिस्कवरी हो कि यूनिवर्स के किसी पार्ट में या किसी और यूनिवर्स में, मे बी, गॉड नोस अगेन, कि देयर इज लाइफ फॉर्म विच इज ड्रिवन बाय अदर एनर्जी सोर्सेस. यस So यस सभी। whatever observation is there, right? जैसे कहते हैं कि साइंस इज अबाउट इंक्वायरी. तो अभी जो इंक्वायरी हुई उसके हिसाब से वी नो दिस मच कि वाटर लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है. मे बी किसी और पार्ट में ऐसा हो कि लाइफ का जो प्राइमरी सोर्स है वही. यूनिवर्स शुरू होती है, ब्रह्मा का दिन आरंभ होता है, तो उसी समय देवी देवता क्रिएट हो जाते हैं। जिस टाइम यूनिवर्स क्रिएट होती है उसी टाइम समस्त जितने भी देवी देवता हैं उनकी क्रिएशन भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो सतयुग में देवता है फिर अगला सतयुग जो आया तो उसमें फिर वो दूसरे देव, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ देवी देवता है जो कि सृष्टि के आरंभ में बने थे, और जब ये सृष्टि का विलय हुआ ब्रह्मा के दिन के उसके पश्चात, ब्रह्मा की आयु के पश्चात, तो उस टाइम फिर ये देवी देवता भी इसी ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने का एक मेन मोटिव ये भी था कि हम किसी भी टॉपिक के बारे में मल्टीपल व्यू पॉइंट से जाने, अलग अलग नजरिए लिए. और इसी सीरीज में पिछले एपिसोड में हमारे साथ थे मिस्टर रंजीत राधाकृष्णन, जिन्होंने हमें भगवान परशुराम के बारे में काफ़ी कुछ बताया और हमारे नॉलेज सिस्टम के बारे में उन्होंने हमें बहुत बताया. अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए. आज इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम काफ़ी डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारा क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, हेवन, हेल, रीइंकार्नेशंस और संस्कृत लैंग्वेज. और ये हम देखेंगे दोनों साइंस और स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से. इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं नूतन सर, जो कि क्वालिफिकेशन से तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, पर उन्होंने पिछले 5 दशक यानी फॉर द लास्ट 5 डेकेड्स उन्होंने हमारे ग्रंथ यानी कि वेद, रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण और भी काफ़ी कुछ पढ़ा है. तो सबसे पहले सर, थैंक्स अ लॉट हमारे शो पे आने के लिए. थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो पर बुलाया। दैट्स काइंड ऑफ यू सर. सर, जब हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो जो यूनिवर्स का क्रिएशन है उसके लिए जो आजकल सबसे इन ट्रेंड थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है, जिसपे कहीं ना कहीं सारे साइंटिस्ट एक तरीके से कंसेंसस पे है. वैसे तो स्ट्रिंग थ्योरी भी है, बट मोर और लेस इट्स बिग बैंग. तो हमारे ग्रंथों में यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में क्या कहा गया है, और क्या मॉडर्न साइंस और जो हमारे ग्रंथों में बताया गया उसमें कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं? बिल्कुल। अभी वर्तमान में जो जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती जा रही हैं वो पूरा वही उसी सीक्वेंस में बता रही हैं जो कि हमारे ग्रंथों में बताया गया है। और जो सबसे पहले जैसे बिग बैंग थ्योरी है जो कि मॉडर्न साइंस बता रही है कि ये क्रिएशन उसी से ही बनी है, तो वही हमारे ग्रंथों में बताया है कि ग्रंथों में भी ये बताया है कि अंड से अंड अंड यानी एक या गोला आप कह सकते हैं, छोटे से गोले से यह पूरी सृष्टि आरंभ हुई। तो यह बिल्कुल एक पैटर्न है जो कि मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज में बताया जा रहा है। आ, तो सर, जब हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो मेरे ध्यान में हिग्स बोसन पार्टिकल आता है, जो कि सर्न की लैबोरेटरीज में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 2012 में. और बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, इनफैक्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी शायद ये कहा था कि इस पार्टिकल से जो है, इसकी डिस्कवरी से या इसकी एप्लीकेशन से जो है दुनिया का अंत हो सकता है. फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है. तो ये हिग्स बोसन पार्टिकल या फिर गॉड पार्टिकल और जो हमारे यहाँ साइंटिफिक लिटरेचर अवेलेबल है, क्या उसमें कोई कनेक्शन है? इसी जो हिग्स पार्टिकल है, हिग्स बोसॉन जो है, तो उसका अपने में
इतना महत्व नहीं है, उसको अपने में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये जो उसकी है वो है जो उसने डिस्कवर करा है। उसकी क्या डिस्कवर करा है? हिग्स बोसॉन एक्चुअली जो है ये प्रूव करता है कि जितने भी फिजिकल पार्टिकल्स हैं इस यूनिवर्स में वो एक फील्ड से बने, दे हैव बीन क्रिएटेड फ्रॉम अ फील्ड एंड दैट फील्ड इज यूनिवर्सल। सो दैट इज व्हाट वो जो है हिग्स बोसॉन अपने आप में ठीक है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने इंडिकेट करा कि there is a field from which all the physical जो पार्टिकल थ्योरी और लेटेस्ट जो पार्टिकल थ्योरी है उसमें जो पार्टिकल जो क्रिएट हुए हैं वो ये एक प्रोग्राम प्रूव करता है कि ये जितने भी यूनिवर्स में फिजिकल पार्टिकल्स है, मतलब आप मैं एनीथिंग अराउंड यू, ऑल फिजिकल पार्टिकल्स दे हैव बीन क्रिएटेड फ्रॉम a field which is called Higgs field. Okay. So what my research says, जो कि Higgs field की जो definition दी हुई है, so Higgs field की जो definition दी हुई है वो exactly वही है जो कि हमारे ग्रंथों में ब्रह्म के लिए दी हुई है definition. So हमारा जो ग्रंथ है वो यही बताते हैं कि जो जितने भी क्रिएशन है, जितने भी फिजिकल पार्टिकल हैं, वो सब के सब इस ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। और हिग्स फील्ड भी यही बताता है कि सारे जो है ब्रह्म से उत्पन्न हुए। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिग्स फील्ड एंड हिग्स बोसॉन बेसिकली। सर हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें क्रिएशन ऑफ जो यूनिवर्स है उससे लेके आज तक जो एज है, जिसे एक तरीके से कह सकते हैं जो एज ऑफ यूनिवर्स है, हाँ, और जो मॉडर्न साइंस कहती है जो एज ऑफ यूनिवर्स है, इफ आई रिकलेक्ट करेक्टली अराउंड 13 बिलियन ईयर्स है समथिंग, एज फार एज आई रिकलेक्ट। तो जो हमारे ग्रंथों में जो एज ऑफ यूनिवर्स है वो भी हमारे जो जैसे कलयुगी फॉर एग्जांपल ले लें, वो 4,32,000 साल का बताता है। तो द मैग्नीट्यूड दोनों ही साइंसेस में आई थिंक इट्स वेरी लार्ज, अगर हम एज की बात करें स्पेशली। सी अगर आप देखिए दो इसमें हमारे ग्रंथों में दो तरह की एज बताई गई है। एक तो है सृष्टि का आरंभ और दूसरा है लाइफ का आरंभ, पृथ्वी पर जीवन का आरंभ। सो दिस वाज डिफरेंट डेट्स। और डेफिनेटली जो सृष्टि का आरंभ है वो बहुत पहले से है, और हमारे जो ग्रंथों में बताया है वो एग्जैक्टली जब से सृष्टि शुरू हुई है और आज तक की एग्जैक्ट फिगर बताई है, जो कि मैंने अपने वीडियो में डिस्कस करी है, और वो है 1.97 बिलियन ईयर्स। एंड उससे अब तक जो है सैकड़ों कलयुग, सैकड़ों सतयुग, सैकड़ों त्रेता युग, सैकड़ों द्वापर युग हो चुके हैं जब से क्रिएशन हुई है। और इसकी जो एग्जैक्ट फिगर है वो मैंने अपने जो दूसरे वीडियो हैं उसमें मैंने बताई हुई है कि एग्जैक्ट जो फिगर है हमारे ग्रंथ में वो क्या है। इस साल तक 2023 तक कितने साल हो चुके एक्चुअली। ओके, जो मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च है उसमें जी। सिर्फ एस्टिमेशन है, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी कि हाँ इतने साल हो गए। उसमें इट इज एन एस्टिमेशन कि ओके मे बी इट इज दिस, मे बी इट इज दैट। या यू वर सेइंग। या तो सर जैसे मैं आपका चैनल भी रिसर्च कर रहा था इस पॉडकास्ट के लिए, वहाँ आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस डाले हुए हैं जहाँ आपने डार्विन से लेके एस्ट्रोलॉजी से लेके काफ़ी पॉइंट टच किए हुए हैं। तो लिसनर से आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार जाके सर का चैनल ज़रूर चेक करें, यू विल फाइंड प्लेथोरा ऑफ विजडम आउट देयर। काफ़ी रिफ्रेशिंग व्यूज़ हैं, काफ़ी नए व्यू पॉइंट्स हैं सेम इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, आप ज़रूर चेक करें। विदाउट गोइंग इनटू सच जो डिटेल्स आपने अपने वीडियो में बनाया है, अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च 2023 तक how many years have passed since life has been on this planet? It is actually, if I tell you, I can tell you the exact figure if you take a minute. Yeah, just an estimation will do. It is about 1.97 billion years. Okay, so जो आप पहले कह रहे थे it's 1.97 billion. Because that.
ओके, सो आई मीन मैं मेरे को हमेशा जो जब मैंने अपनी तरफ से थोड़ी बहुत रिसर्च करने की कोशिश करी, हमारे जो ग्रंथों की जो साइंटिफिक नॉलेज है, ऑब्वियसली मैंने डायरेक्ट उनको नहीं पढ़ा जो उनके ट्रांसलेशन से अवेलेबल है। तो मुझे एक बहुत स्ट्राइकिंग बात लगी कि जो मॉडर्न साइंस बोलता है, जो हमारी जो लिटरेचर बोलती है, उसमें जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब जो 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 नंबर ऑफ ईयर्स पास्ट हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सर आपने टच किया है, जो मैं अपने और गेस्ट से भी डिस्कस कर रहा था, कि हमारे यहाँ जो क्रिएशन है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग में साइक्लिकल है। यानी कि सतयुग आता है, त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है, कलयुग आता है। तो ये एक साइक्लिकल क्रिएशन जो है उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। जी तो ये इस वाले में आप अगर कुछ बताना चाहें, दिस इज समथिंग आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। जी, एक्चुअली ऐसा है कि हमारे ग्रंथों में जो बताया है वो एक तो बताई है क्रिएशन, और उसके बाद जो बताए हैं कि इसमें इसके बाद जो है ये जो सतयुग और इसका साइकिल है, ये साइक्लिक है। जैसे इतने इतने साल में, हाँ, ये साइक्लिक है। तो पहले सतयुग आया, इतने 12 लाख इतने साल का, फिर ये हुआ, फिर अब कलयुग चल रहा है 4,32,000 का। तो उसके बाद फिर सतयुग शुरू हो जाएगा। जबकि सृष्टि यही रहेगी, आपकी जो फिजिकल सिस्टम है वो यही रहेगा। जो फिजिकल यूनिवर्स है दैट इज कंटिन्यू लाइक दिस ओनली, एंड विद इन इसी जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्स में जो है आपका जो है ये सतयुग और इनका सेक्युलर वे में ये चलता रहेगा। ड्यूरिंग द टाइम की जो ब्रह्मा का जो लाइफ है वो कंप्लीट है, जो ब्रह्मा की लाइफ बताई। तो that is so many years, that is 100 years. So जो ब्रह्मा की लाइफ है वो 100 years होंगे, तब ये जो सृष्टि है, ये सारा यूनिवर्स है, जो फिजिकल सिस्टम है, ये सब खत्म हो जाए। बट टिल देन सतयुग कलयुग का सिस्टम चलता रहेगा ऐसे इन साइकिल में। बेसिकली अगर मैं सही समझ पाया हूँ, जो यूनिवर्स जो क्रिएट हुआ है दैट विल कंटिन्यू द वे एज इट इज, फिजिकल वैसा ही रहेगा। जी, फिजिकल यूनिवर्स जो है, जो टाइम एंड स्पेस कहते हैं, जिसे आई थिंक अगर साइंस में सही एनालॉजी ले, टाइम एंड स्पेस कंटिन्यू रहेगा। यस, हाँ, यस, बट जो साइकिल्स हैं, जो युग है, वो बदलते रहेंगे। हाँ, पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था ये, बट किसी एक जगह पे ऐसा मेंशन था कि जैसे जो इंद्र भगवान कहते हैं हम लोग, जो इंद्र देवता है, वो इंद्र देवता एक डिवाइन बीइंग से बढ़ के एक तरीके की पोस्ट भी हो सकती है इन 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 साइकिल्स में। यानी कि अलग अलग युग में अलग अलग इंद्र देवता हो सकते हैं। ऐसा मैंने, तो ये सही अंडरस्टैंडिंग सही है या गलत है? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, जैसे ही ब्रह्मा का, जैसे ही ये यूनिवर्स शुरू होती है, ब्रह्मा का दिन आरंभ होता है, तो उसी समय देवी देवता क्रिएट हो जाते हैं। जिस टाइम यूनिवर्स क्रिएट होती है उसी टाइम समस्त जितने भी देवी देवता हैं उनकी क्रिएशन भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो सतयुग में देवता है फिर अगला सतयुग जो आया तो उसमें फिर वो दूसरे देवता, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ देवी देवता है जो कि सृष्टि के आरंभ में बने थे। और जब ये सृष्टि का विजय होगा ब्रह्मा के दिन के उसके पश्चात, ब्रह्मा की आयु के पश्चात, तो उस टाइम फिर ये देवी देवता भी इसी ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। सो दैट वाज इट। सो जो भी जितने भी देवी देवता है, जैसे मॉडर्न साइंस में तो खैर देवी देवता का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, भगवान का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बट अवर हमारे जो ग्रंथ हैं वो एग्जैक्टली बताते हैं कि भाई भगवान का सिस्टम क्या है। दे टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गॉड्स, जो कि भगवान जो वेस्टर्न साइंस है दैट इज स्टिल वर्किंग इन द डार्क अबाउट दैट। बट अवर जो अच्छा, जब हमारे ग्रंथों ने इतना बता दिया कि ब्रह्म है और ब्रह्म की इतनी आयु है, मतलब इतनी सारी डिटेल्स बता दी, तो और जो कि वर्तमान साइंटिफिक रिसर्च से भी कंफर्म हो रहा है, ठीक है। तो जब इतना कंपैरिजन ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो और चीज़ें हमारे ग्रंथों में बताई गई हैं वो भी सही है, उनमें भी कोई गलत नहीं है।
और जो है अगर हमारे ग्रंथ बता रहे हैं कि देवी देवता है, एक सुप्रीम भगवान है, उनके अंदर करोड़ों यूनिवर्सेस हैं और हर एक यूनिवर्स के अपने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और उनके अंदर इतने देवी देवता हैं जो कि ब्रह्मा की आयु के हिसाब से वो रहते हैं। और जैसे ये जो पर्टिकुलर यूनिवर्स है वो ब्रह्म में विलीन होती है तो उसमें फिर वो सब भी देवी देवता भी विलीन हो जाते हैं। बट जो सुप्रीम भगवान है, भगवान कृष्ण, वो ही इज एटर्नल, ही इज एटर्नल, ही इज द क्रिएटर ऑफ ब्रह्म, बेसिकली वी कैन से। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो ब्रॉडर पॉइंट्स हैं वो आपने टच किए जिससे मैं आपसे पूछने ही वाला था। मेरे जो पिछले गेस्ट थे रंजीत राधाकृष्णन जी, उनसे मैं बात कर रहा था और टाइम डायलेशन जो एक कॉन्सेप्ट है जो खासकर हम लोग देखते हैं ब्लैक होल के पास या किसी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफ ग्रेविटी के पास टाइम अलग तरीके से बीतता है एज कम्पेयर टू व्हाट इट पासेस ऑन अर्थ। तो जो हमारे कुछ ग्रंथ हैं उनमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं ऐसे जो मैं उनसे भी डिस्कस कर रहा था, जैसे कि जो बलराम जी थे हमारे द्वापर युग में कृष्ण भगवान के बड़े भाई, जो उनकी वाइफ थी रेवती। तो उनके लिए उनके पिताजी एक सही दूल्हा ढूंढने के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्म देवता उन्हें कहते हैं कि जिन लोगों को तुम जानते थे वो अब इस दुनिया में रहे नहीं है, क्योंकि वहां पे जो टाइम है एक तरीके से अलग पेस पे या अलग स्केल पे बीत रहा है और अर्थ पे अलग स्केल पे बीत रहा है। तो आप जाके बलराम जो जी उनसे इनका विवाह कर दीजिए, अगर मेरे को कहानी सही याद है। तो ये जो मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है या जो टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन कहानियों में जरूर झलकता है, मतलब झलकता है मेरे हिसाब से। इसी आई टेल यू, जो टाइम डायलेशन है इट इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम मल्टीवर्स। तो पहले तो ये समझना इम्पोर्टेंट है कि जो यही जो ब्रह्म है इसमें सिर्फ हमारी यूनिवर्स नहीं है, इसमें करोड़ों ब्रह्मांड है। ये स्पेसिफिकली एक ग्रंथ में, कई ग्रंथों में लिखा है करोड़ों ब्रह्मांड है और सबकी अपनी अपनी आयु है। और जैसे समुद्र में बुलबुले उठते रहते हैं और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, ऐसी ये यूनिवर्सेस भी बनती रहती हैं और डिस्ट्रॉय होती रहती है। तो जो जो टाइम का सिस्टम हम सोच सकते हैं कि इतना दिस इज द टाइम पास, बट इन केस ऑफ ब्रह्म it is a matter of few seconds. It is the same as what Einstein also said. कि if you travel, अगर आप प्रकाश की गति से डिस्टेंस यूनिवर्स में कहीं भी स्टार में जाते हैं और वहाँ 10 मिनट रह के वापस आ जाते हैं, तो पृथ्वी पर उतने टाइम में हजारों वर्ष निकल गए होंगे। ये हमारे ग्रंथों में एक नहीं 2-3 एपिसोड्स मैंने पढ़े हैं। एक में तो लोग राजा होते हैं, भगवान शिव के साथ जाते हैं, भगवान शिव उन्हें विष्णुलोक में लेकर जाते हैं। तो फिर वहाँ पे जो भी उनका वार्तालाप होता है उसके बाद वो जो राजा होता है वो कहते हैं अब हम वापस चलते हैं। तो भगवान शिव उसको बताते हैं कि आपके वापस जाने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, कोई लाभ नहीं है। आप तो देखिए 10,000 साल निकल चुके हैं। और ये चीज़ आइंस्टाइन ने भी बताई थी, विच यू कैन कॉल टाइम डायलेशन और व्हाटएवर। एंड नॉट जस्ट दिस, इसी हमारे ग्रंथों में इससे भी बहुत एडवांस चीज़ें बताई गई। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। हम समझते हैं कि लाइफ जो है, जो मॉडर्न साइंस समझती है कि वो सिर्फ वाटर बेस्ड हो सकती है, बट हमारे ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लाइफ है इट कैन बी फायर बेस्ड, इट कैन बी एनी अदर मेटल बेस्ड, कॉपर बेस्ड, इट कैन बी एनीथिंग। लाइक हम जो है हम सोच भी नहीं सकते कि लाइफ की क्या क्या फॉर्म हो सकती है, और ये हमारे ग्रंथों में मेंशन्ड है। तो बेसिकली जो लाइफ का कॉन्सेप्ट है वो जो मैंने स्टडी करा है, it is our life is not created for the purpose of life as such, जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी जानवर हैं। बस ये लाइफ जो उत्पन्न की है भगवान ने, वो एक इंटेलिजेंस
को आगे बढ़ाने के लिए की है, एक इंटेलिजेंस और नॉलेज को गैदर करने के लिए की है। और ये बहुत बड़ा सिस्टम है, और ये लाइफ पृथ्वी पे हमारे जो है वाटर बेस्ड है, पानी की बेस्ड है, बट और भी सिस्टम हो सकते हैं यूनिवर्स में जो कि किसी और एलिमेंट की बेस्ड हो, लेकिन इंटेलिजेंस वहाँ भी हो सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। द लाइफ में भी सन के ऊपर फायर बेस्ड लाइफ है, वी कांट इवन इमेजिन कि फायर बेस्ड लाइफ क्या होती है, बट देयर इज इंटेलिजेंस इन दैट लाइफ ऑल्सो, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। कि जिस भी फॉर्म में लाइफ जिस भी यूनिवर्स में है, वो बेसिकली क्रिएट हुई है इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने के लिए। दैट इज माई थ्योरी विच आई एम ब्रिंगिंग फॉरवर्ड इन माई फ्यूचर लेक्चर्स। Yes, sir. I was seeing your videos and your lectures, and हाँ, आप काफी broad array of points और एक holistic perspective लेके आ रहे हैं जहाँ से आपकी जो research रही है इस बारे में, and that's very beautiful to view it and even try to understand it. जैसे मैंने आपका हिग्स बोसन वाला देखा, और आपने ये भी काफी एक अच्छा एग्जांपल दिया कि अभी हम लोगों का जो assumption वो ये है कि life can only be water based, but it can be a possibility कि फ्यूचर में जाके ये डिस्कवरी हो कि यूनिवर्स के किसी पार्ट में या किसी और यूनिवर्स में, मे बी गॉड नोस अगेन, कि देयर इज लाइफ फॉर्म व्हिच इज ड्रिवन बाय अदर एनर्जी सोर्सेस। यस So यस सॉरी, whatever observation is there, right? जैसे कहते हैं कि साइंस इज अबाउट इंक्वायरी, तो अभी जो इंक्वायरी हुई है उसके हिसाब से वी नो दिस मच कि वाटर लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। मे बी किसी और पार्ट में ऐसा हो कि लाइफ का जो प्राइमरी सोर्स है वही डिफरेंट हो। तो मतलब दिस इज समथिंग आई रियली इसके एडमायर। आगे मैं बताता हूँ, इससे आगे भी बहुत चीज़ें दी हैं हमारे ग्रंथों में जिन पर भी बहुत रिसर्च करनी अभी बाकी है, तो करनी चाहिए। जैसे योग वशिष्ठ है, उसमें बताया गया है कि उसमें जो है माता सरस्वती वो एक रानी को लेकर जाती हैं, और कहाँ लेकर जाती हैं, वो एक और दूसरी यूनिवर्स में लेके जाती हैं। और वो यूनिवर्स कहाँ है, वो उनका जो बेडरूम है उसके एक कोने में है, दैट यूनिवर्स। एंड योग वशिष्ठ में ये मेंशन है कि यूनिवर्स जो है, जैसे घर के आपके बाहर कोई पत्थर बड़ा है, उसके अंदर भी एक पूरी यूनिवर्स हो सकती है। So these are very mind-boggling concepts, and these need a very deep research. So, it's not necessary कि जो है दूसरी यूनिवर्स, दूसरी लाइफ फॉर्म हमारे शेप की हो, हमारी बड़ी हो इतनी। They can be any size. They can be very large, or they can be very small. We can't imagine. हमारी imagination से भी आगे है। एक्चुअली सर, आई मीन अगर इन होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ले और वी टू इंटेलिजेंस हम जानने की कोशिश करें इस बारे में, ये मतलब इट साउंड्स लाइक कि यू नो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज की लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। Yes, yes, yes. और ऑब्वियसली हमारे पास एक एलोबरेट लिटरेचर है जहाँ पे इसके बारे में कई रेफरेंसेस दिए गए हैं। हाँ, जिस टाइम पे वो लिखा गया था उनकी लैंग्वेज संस्कृत थी, जो कि मेरा अगला क्वेश्चन भी है। मैं आपके वीडियोस ही देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा जो संस्कृत के बारे में सर आपने बताया है वहाँ पे कि कैसे संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, और संस्कृत एक तरीका है जिससे कि हम जो हायर बीइंग्स है, हायर डायमेंशन की बीइंग्स है, जैसे जो देवी देवता हैं अलग अलग, उनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अगर आप लिसनर्स को एक बेसिक ओवरव्यू दें इस बारे में तो। जी, तो सबसे पहले तो आप ये जो भगवान का कॉन्सेप्ट है, देवी देवता का कॉन्सेप्ट है, वो समझें। और जो हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ देखिए, भगवत गीता में काफ़ी डिटेल में भगवान कृष्ण ने बताया है कि जो हमारा एक्चुअल वास्तविक स्वयं है वो हमारी आत्मा है, ना कि ये हमारी फिजिकल बीइंग। ठीक है। और ये आत्मा जो है, ये भी भागवत गीता में बताया है कि ये आत्मा जो है ये ही इंटेलिजेंस की कैरियर है। ये जो हमारी आत्मा है, जब आदमी की मृत्यु होती, किसी जीव की मृत्यु होती है, तो आत्मा उसकी बुद्धि और मन वैसे ही उड़ाकर ले जाती है जैसे फूल में से सुगंध। ये एक श्लोक है उसमें, भगवान भगवत गीता में,
कि जैसे फूल में से सुगंध उड़ाकर ले जाते हैं, ऐसे ही आत्मा जब शरीर से निकलती है तो वो मन और बुद्धि ये दोनों शरीर से ले जाती है और उस मन बुद्धि के साथ ही दूसरे शरीर में एंटर करती है। ठीक है, और इसकी जी कई लाइव एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि हम इतना कॉमन है, जो कि हम देखते हैं कि बच्चों को पिछले जन्मों का याद होता है, कई लोगों को पिछले जन्मों के याद होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो इसीलिए होते हैं कि जो आत्मा है वो अपने साथ मन और बुद्धि साथ लेकर दूसरे शरीर में चली गई, तो उनको जो और केसेस होते हैं उसमें उनको याद रहता है। नॉर्मल हमें नहीं याद रहता, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को। तो जो आत्मा है यह ब्रह्म का अंश है। और जैसे कि देखिए क्लियरली भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि ना आप इसको काट सकते हैं, हेलो, ना आप आत्मा को काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना गीला कर सकते हैं, ना मार सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। वो उसी तरह इसी जो फील्ड है, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड समझें, जैसे कि जो आपका टेलीफोन आपका जैसे मोबाइल कनेक्ट होता है, आप उसको मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, जो एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो जो इसका मतलब जो आत्मा बताते हैं कि जो ब्रह्म का पार्ट है और ब्रह्म फील्ड है, जो हमने अभी देखा एक फील्ड है, तो आत्मा भी एक फील्ड है which is specified which is specific which is a specific entity। एक आत्मा जो है इट इज अ स्पेसिफिक एंटिटी, बट उस आत्मा में ही इंसान की इंटेलिजेंस है। ठीक है, क्योंकि आत्मा उड़ाकर ले जाती है साथ में इंटेलिजेंस। जी 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 जो सारी आपकी इंटेलिजेंस है वो कहाँ जाकर स्टोर हो रही है? ब्रह्म के अंदर, क्योंकि आत्मा ब्रह्म का पार्ट है। तो दुनिया की पूरी इंटेलिजेंस है, जितने लोग हैं, जितनी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, ये सारा हो रहा है, ये सारा जाके उस ब्रह्म में जाके स्टोर हो रहा है। और ये भगवान की जो मेरी थ्योरी है जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि भगवान चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक रिसर्च हो, अधिक से अधिक डीप थिंकिंग हो, बड़े से बड़े जो है इंटेलिजेंस डेवलप हो। बिल्कुल सर, मतलब जिसे सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं। हाँ, अच्छा, और कॉन्शियसनेस के बारे में भी ये बताया कि जो देखिए वो भी श्रीमद् भागवत गीता में बताया कि जो आदमी से जो है, जो कि इसका जो उनकी वृत्तियाँ हैं, जो भगवान की वृत्तियाँ हैं, उनका जो आठवां अंश है वो है चेतना। एंड जो कॉन्शियसनेस है वो भी फील्ड है, जो कि आजकल साइंस में ये सोच रहे हैं कि भाई क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता। बट एक्चुअली जो कॉन्शियसनेस है दैट इज ऑल्सो अ फील्ड, एंड इट इज अ पैरेलल फील्ड टू ब्रह्म। ब्रह्म का भी फील्ड है, कॉन्शियसनेस का भी फील्ड। सो दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट जो कि अभी हमारी मॉडर्न साइंस से बहुत दूर है, कि भाई कॉन्शियसनेस फील्ड है और कॉन्शियसनेस फील्ड है। तो इसलिए हम कहते हैं कि देखिए भगवान और ब्रह्म भी फील्ड है, तो इसलिए कहते हैं कि और ये सब जगह है। जैसे मोबाइल का फील्ड आपकी जेब में भी, आपके अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। ऐसे ब्रह्म और ये कॉन्शियसनेस ये आपके अंदर भी है, बाहर भी है, सब जीवों में है, समस्त मनुष्यों में है। और ब्रह्म को ही भगवान माना है हमारे ग्रंथों में। तो भगवान सबके अंदर है। जो निर्जीव चीजें हैं, जो पत्थर है, जो रोड है, मिट्टी के कण है, उसके इसमें कण कण में भगवान है। तो अगर ये सारी चीजें हमारे ग्रंथों में बताई जा रही हैं तो वो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। और उसका ये पूरा मॉडर्न साइंस के हिसाब से उसका ये बेसिस भी है। बिल्कुल सर, मतलब जो डिस्क्रिप्शन है मतलब बहुत होलिस्टिक है एक तरीके से, जिस Yes, तरीके से it एक्सप्लेन is कर a रहे हैं। very advanced, it is a very advanced knowledge on which a lot of research is required to be done। और मैंने तो अभी यस। कितनी थोड़ी बहुत ही ग्रंथ पढ़े हैं, और उनसे मैंने जो रिसर्च करी है उससे ये पता चला है। और ये मेरा मतलब निष्कर्ष है, मेरा मतलब ओपिनियन है आपका। बिल्कुल सर, मतलब जिस जिस तरीके से अलग लाइफ और कॉन्शियसनेस, अगर मैं स्पेशली बात करूं,
कॉन्शियसनेस और स्पेस ट्रैवल मुझे ऐसा लगता है मॉडर्न साइंस के दो फ्रंटियर है जहां पर अभी हम लोग काफी पीछे हैं। जैसे कॉन्शियस मतलब as far as I know and I know quite less but still कि consciousness is something जहां अभी तक न्यूरो साइंटिस्ट या फिर जो इस फील्ड में लोग काम करते हैं वो they are not able to figure it out what exactly is consciousness coming from the brain, is it an independent feel और energy जैसे मॉडर्न साइंस के हिसाब से चलता है। एंड वहीं मैं पैरेलल में लेता हूँ स्पेस ट्रैवल जो जहां पे अभी हम मे बी हमारे जो इंजीनियरिंग है जो हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं वो अभी हमें लिमिट कर रहे हैं कि हम अभी मे बी वो इंटरटेरेस्ट्रियल और स्पेस ट्रैवल्स टू द आउटर बाउंड्स अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। बट हु नोज, आई मीन लाइक फॉर द लास्ट 200 years साइंस ने इतना एडवांस किया है एंड वी हैव बीन एबल टू मेक सो मेनी थिंग्स कि आप और मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। लाइक हाँ 200 years बैक दिस वुड हैव बीन मैजिक जो हम्म अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर एक आपके वीडियोस में ना एक बहुत मतलब काफी चीजें तो बहुत ही ब्रॉड है और मैं अगेन लिसनर से बोलूंगा कि सर का वीडियो देखें क्योंकि उसमें आपको डिटेल में मिलेगा। यहाँ पे एक हमारा एफर्ट है कि ऐसी कॉन्वर्जेशंस जो हैं वो मेन स्ट्रीम हो जाएं ताकि आप ज्यादा उस बारे में जान पाए। जो हम्म आपने वहां पे लोगों के बारे में बात करी जो अलग अलग लोग होते हैं हमारे जो हमारे ग्रंथों के हिसाब से और जिसे मैं शायद इंग्लिश में सोचूंगा द मोस्ट रिलेटेबल वर्ड कुड बी डायमेंशन मे बी, हम्म आई एम नॉट श्योर कि हम्म सही है गलत है यूज करना, मे बी डायमेंशन कुड बी द राइट वर्ड। तो ये जो लोग और डायमेंशंस हैं सर इसके बारे में क्या बताया गया है वहां पे, क्या अलग अलग लोग होते हैं और क्या फर्क हाँ मतलब हमारे जीवन से क्या कैसे मिलते जुलते हैं। जी, ये हमारे ग्रंथों में आयाम बताए गए हैं। जैसे अभी हम लाइफ इमेजिन करते हैं थ्री डायमेंशन में। जैसे वी आर इन लिविंग इन थ्री डायमेंशन, टाइम इज अ फोर्थ डायमेंशन, बट कैन यू इमेजिन लाइफ इन टू डायमेंशंस? So नो। just like you cannot imagine life in two dimensions, you cannot imagine life in four dimensions or five dimensions ट्रू। or six dimensions. बट ये जो इनको हमारे ग्रंथों में आयाम बताया है, आयाम ये तीन आयाम, चार आयाम, पांच आयाम, इस तरह करके बताए हुए। तो अच्छा, जहाँ तक इन लोगों का है, जैसे विष्णु लोग, शिव लोग, मतलब अलग अलग लोग बताए हुए हैं। तो इट इज़ माय ओपिनियन एंड जो मुझे ग्रंथों से जितनी जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये फिजिकल लोग हैं। जैसे भगवान कृष्ण का गोलोक बताया है, तो एक तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्म की क्रिएशन करी है, परंतु उसके अतिरिक्त उसी ब्रह्म में वह गोलोक भी है, वो गोलोक भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और जैसे वो इट इज इन इन फिजिकल फॉर्म, और इसी तरह से विष्णु लोग भी हैं इन फिजिकल फॉर्म, शिव लोग भी हैं इन फिजिकल फॉर्म, इन डिफरेंट, मतलब ये लोग हैं जिनका कि मतलब द लाइफ इज अनइमेजिनेबल, अनएंडिंग, वी डोंट नो। एंड जैसे हमारे लोग को बताया गया मृत्यु लोग, यहाँ पे मृत्यु जी। होती है, लेकिन और जो लोग हैं उनमें मृत्यु का नाम ही नहीं आता। तो यस। वहाँ पे हो सकता है कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल कि जो है वहाँ मृत्यु होती ही ना हो। द जो वहाँ की फिजिकल फॉर्म है, जो फिजिकल आपका बॉडी की कंस्ट्रक्शन है, वो ऐसी हो कि आप एज ही ना हो। So these are the things which need to be thought about, and again, a lot of research is required to be done in our ग्रंथ। जो हमारे ग्रंथों में बहुत शोध की आवश्यकता है, जो कि अभी लोगों ने इनको छोड़ दिया है, बट उनमें इतना ज्ञान है, इतनी जानकारी है कि उसमें जब तक डीप थिंकिंग ना हो, रिसर्च ना हो, तब तक उन तक पहुंचना मुश्किल है। और जो मैंने आपको फील्ड का कॉन्सेप्ट अभी बताया था कि जो ब्रह्म जो है वो फील्ड ही है, और जो आत्मा है वो भी एक फील्ड है, इंडिविजुअल फॉर इंडिविजुअल। इसी तरह से जो कॉन्शियसनेस है वो भी फील्ड है, दैट इज ऑल्सो अ फील्ड। आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आप समझ सकते हैं आसानी से।
और इसी तरह से इंटेलिजेंस भी एक फील्ड है. इंटेलिजेंस इज ऑल्सो अ फील्ड which is और gathering, which is a universal field extending, जो पूरी यूनिवर्स में फैला है, और वो जितने भी यूनिवर्सेस हैं उनसे वो कनेक्टेड है. और इसीलिए हमारे, देखिए, हमारे जो पुराने ऋषि हैं उनके बारे में बताया जाता है कि जो अ, उन्होंने, उनको सारी जो नॉलेज है, ये वेदों की नॉलेज इनिशियली कहाँ से आई? वो उनसे आई, भगवान द्वारा डायरेक्ट दी गई. वो कैसे दी गई? So, if you are able to connect to that field through dhyan and meditation, then you can also access all that intelligence and all that knowledge. तो इसीलिए अर्थ पे बैठ के जस्ट बाय डीप थिंकिंग एंड बाय डीप स्टडी एंड बाय कनेक्टिंग विद ब्रह्म. See, deep meditation means connecting with Brahm. You can access all that knowledge. Okay, so this part is completely discarded by the modern science, because modern science believes only in physical things and एम्पिरिसिज्म. not in non-physical या things. नहीं सर, अभी हमारे पिछले गेस्ट से बात करते हुए और मेरी खुद की स्टडीज में भी मैं ये चीजें पढ़ता रहता हूँ. मतलब आई लाइक टू रीड अबाउट मेनी थिंग्स, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं डिफरेंट साइंसेस पढूं या मैं इकोनॉमिक्स पढूं, ताकि हॉराइजन ब्रॉड हो चीजों को देखने का. और यही इस पॉडकास्ट का मेरा एम भी है कि इसके थ्रू ऐसी कॉन्वर्जेशंस जो है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लोग इस बारे में बात करें. सर, जैसे आपने बोला कि जो अलग अलग लोग होते हैं, और मैं जैसे बात कर रहा था अपने लास्ट गेस्ट से, मेरे को ऐसा लगता है कि क्या पता मे बी ये एक तरीके से एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करते हो. मतलब ये मेरा एक गेस वर्क है, बहुत ब्रॉड गेस वर्क है, कि सेम फिजिकल प्लेस पे ये एग्जिस्ट करते हो, बट यू हैव टू हैव द राइट एनर्जी और फील्ड एज यू से टू इवन एक्सेस दैट पोर्टल. अ पोर्टल इट कुड बी. तो अगर आपकी राइट एनर्जी है, मे बी वो एनर्जी या वो एलिजिबिलिटी अगर मैं कहूँ, वो आप ध्यान से, मेडिटेशन से आप डेवलप कर पाए कि आप एलिजिबल हो पाए कि आप उस पोर्टल को वहां व्यू कर सकें. ये मुझे ऐसा लगता है. मे बी उस फिजिकल लोकेशन पे वो प्रेजेंट हो, बट मैं ही एलिजिबल ना हूं, मेरी ही इतनी शक्ति ना हो कि मैं उसे समझ पाऊं, उसे देख पाऊं या वहां एक्सेस कर पाऊं. तो वो मुझे ऐसा हाँ, एक थॉट है मेरा. इसी जैसे जैसे मतलब इट इज ऑलरेडी, जो आपका टू डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें दैट कंफर्म्स के जो जितनी भी लाइट है दैट एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, it exists in particle form as well as wave form. So all physical matter, you can say, is also energy. See, it is existing in as energy, और लाइक हम देख सकते हैं कि इसकी दो स्टेट्स हैं, कि एक तो एनर्जी के शेप में है, जैसे हीट और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक एनर्जी, और एक फिजिकल मैटर है. तो वी कैन सी इट इन टू स्टेट्स. But ultimately everything is light, basically अगर देखा जाए, and everything has emanated from that field only, that energy field only. Understand? So you can always say कि energy levels हैं, but there you can always talk in terms of energy levels. I mean, there is no harm. यस सर, जो हमारे लिसनर्स अभी इसको सुन रहे हैं और जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर मेरे को सही याद है 12th में आता था, और मैं इसको पढ़ के हमेशा परेशान हो जाता था. तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से लाइट जो है वो वेव और पार्टिकल दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. यानी एक ही चीज दो रूपों में दिखती है, अगर मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोगों के लिए बात करूं. मोर और लेस ऐसा ही है. तो वही सर भी यही कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि अगर एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो काफी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं. इनफैक्ट अभी जैसे हम सर क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है, जो रिसर्च चल रही है, एंड विच इज गोइंग टू बी मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट, Yes. कैसे Yes. हम लोग आगे डेवलप करते हैं. अगर Hmm. क्वांटम स्टेट में अगर मैं थोड़ा जाऊं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो उसके हिसाब से भी पार्टिकल
उस तरीके से बिहेव करता है जैसे उसको ऑब्जर्वर देख रहा है। मतलब एक हाँ। पार्टिकल एक बार में दो स्टेट्स में हो सकता है, और काफी कुछ है क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम देख सकते हैं। हाँ। तो यस। ये काफी ब्रॉडर साइंसेस है जो अब खुलती जा रही हैं। अगर क्वांटम कंप्यूटिंग सही में हम फिजिकली इंप्लीमेंट कर पाए, दैट मीन्स कि क्वांटम मैकेनिक्स इज राइट, एंड इफ क्वांटम मैकेनिक्स इज राइट देन इट ओपन्स So many quantum possibilities of computing is already going on. Quantum computing is already there, and it is already quantum computers are already existing. वो बन गए हैं okay. already. हाँ, very extremely fast computations. तो एक्चुअली हम अपनी थिंकिंग को एनर्जी तक भी लिमिटेड नहीं कर सकते. इट इज समथिंग इवन बियॉन्ड दैट. जैसे कि True. इसी जो नॉलेज है, इसी जो नॉलेज है और जो इंटेलिजेंस है, आपको आप उसको फिजिकली नहीं डिस्क्राइब कर सकते. सी नॉलेज एंड इंटेलिजेंस आप यू कैनॉट डिस्क्राइब इट फिजिकली कि फिजिकल फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट होती है. Right, sir. हेलो. I mean, कैन यू हियर? this is a very fresh way of looking at things. हाँ सर, हाँ. आपकी रिसर्च में आपको कहीं पे आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, जिसे आजकल मॉडर्न न्यू एज साइंसेस में आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं, ऐसा कुछ मिला है सर कुछ आपकी रिसर्च में? आकाशीय रिकॉर्ड मतलब? काफी जगह ये आजकल चल रहा है जहाँ पे हमारे सबका जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारे कर्म है या जो आत्मा के नॉलेज, जैसे आप कह रहे थे, हाँ एक हाँ जगह हाँ स्टोर है। हाँ. ओके ओके ओके, तो वो भी ये मैं एलैबोरेट क्या, करता हूँ. हाँ, तो क्या ये कहीं पे ऐसा कुछ मेंशन्ड है ग्रंथ में, या ये सिर्फ एक न्यू यस. एज साइंस है? यस, वेरी मच. जो अभी हमने जैसे पीछे डिस्कस करा कि आपकी सारी मेमोरी, आपकी सारी इंटेलिजेंस, वो आपकी आत्मा में स्टोर्ड है. और आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो उसके साथ आपकी इंटेलिजेंस और नॉलेज भी उसमें चली जाती है. तो इसका मतलब जो आपने कर्म करे हैं, उनकी मेमोरी जो है आपकी आत्मा में है, स्टोर्ड है कि नहीं? इट इज देयर. बिल्कुल बिल्कुल. राइट. एंड आत्मा जो है वो ब्रह्म का भी पार्ट है. तो राइट सर. ब्रह्म में वो सारी नॉलेज है, जो जो भी आपने पूरी लाइफ में कर्म करे हैं, जो भी आपने सब कुछ करा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्म. और ब्रह्म भगवान है. सो ही दैट ब्रह्म हैज ऑल द नॉलेज of all the karma done by each and every human being. Okay, आप इसको इस तरह से समझिए. इट्स जी आई जी. एक्सप्लेन इट अनदर वे. सी आपका जैसे मोबाइल फोन है, ठीक है? आपका मोबाइल फोन जो है फील्ड से टावर के साथ कनेक्टेड है, और उसके थ्रू हमारी बात होती है, सारा कुछ होता है, और किसी से भी हम वर्ल्ड में बात कर सकते हैं. तो जो ये फील्ड है, जो मोबाइल का जो फील्ड है, ये तो ब्रह्म है. और जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका, उसको आप भगवान समझ लीजिए. तो उसको आपकी सारी कॉल्स का रिकॉर्ड है उसके पास. आपने जो जो बात करी है उसके पास सारा रिकॉर्ड है. ही बिल्कुल सर, कैन ओपन बिल्कुल. इट अप एनी टाइम. यस सर. राइट. सिमिलरली, अगर हमारे जितने कर्म हैं वो सारे आत्मा में हैं हमारे स्टोर, और आत्मा जो है ब्रह्म का पार्ट है, ब्रह्म ही भगवान है. तो भगवान को भी सारा एक्सेस है हमारे सारे कर्मों का, चाहे हमारे 8 बिलियन लोग हैं इस अर्थ पे, चाहे हमारे 800 बिलियन है. इट डजंट मैटर. बिकॉज जिस लेवल पे भगवान काम कर रहे हैं, वो लेवल हम सोच भी नहीं सकते. सी वी कांट इवन इमेजिन. और एंड ही इज कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ नॉट जस्ट आवर यूनिवर्स, बट हमारी जैसी करोड़ों यूनिवर्सेस हैं उनका. वाओ. So, दिस इज फैंटास्टिक सर. आई मीन, हम्म, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज, इसलिए क्योंकि जो भी आपने हमें समझाया आज के दिन में, दैट इज प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइंस. इट्स वेरी साइंस लॉजिकल, वेरी रेशनल, एंड लॉजिक. very rather not scientific. I would use the word logical and rational.
हाँ कि हाँ हाँ कैसे वहां पे जो हमारे पास ऑलरेडी जो साइंस है उसमें ये चीजें हैं, ऑब्वियसली इट नीड्स डीपर रिसर्च और उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है, बट द पैरेलल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग सर। एंड यस मैं अपने लिसनर्स को जरूर बोलूंगा कि आप सर की बुक पढ़िए, मैं उसको लिंक अपने इसमें डाल दूंगा वीडियो पे, और सर के चैनल पे जाके आप उनके वीडियोस देखिए, काफी फ्रेश पर्सपेक्टिव्स हैं, काफी नॉलेज और काफी कुछ सीखने को मिलेगा मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आप उनका चैनल विजिट करेंगे। और हम होप करेंगे कि सर जो है वो दोबारा हमारे चैनल पे आए। और आज तो मुझे पता है कि अगर हम सर बात करने बैठे हैं तो समय तो किसी और तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है सर। एक एक सब्जेक्ट इट रिक्वायर्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिसर्च, और यस इतनी यस डिटेल्स है, आपने इतना तो डेफिनेटली। बता दिया है। तो सर थैंक्स अ लॉट हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। और थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड दैट इज समथिंग दैट जो इसका मेन मोटिव भी है स्टार्ट करने का, तो वी सो वुड लव टू जो हैव यू मेरे सर। अभी जो ये पूरा सिस्टम है, इतना बड़ा सिस्टम है, ये अभी मेरे और 100 के करीब, 90 या 100 के करीब वीडियोस हैं जो कि मैं अभी बना रहा हूँ, उनमें भी आएगा और एक एक करके वीडियोस अपलोड होंगे। तो लोग देखते रहें तो उनको नॉलेज होती जाएगी। और द बेस्ट पार्ट इज, इसका सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो ये पाथ है इसको समझने का, और जो सनातन धर्म का जो पाथ बताया गया है कि किस तरह से इस पे आप जैसे ही चलना शुरू करेंगे, चलना आरंभ करेंगे, तो आपका जीवन अपने आप सुखद होता जाएगा, सुखमय जो बोलते हैं ना। सो इट इज सच a powerful system that if you start on the correct path, सही इस पे चलेंगे तो आपका जीवन, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और मैं ये भी बताने वाला हूँ सारे अपने इसमें कि आप किस प्रकार अपनी एक एक करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स आप कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं। एंड नॉट गोइंग बाय द मॉडर्न साइंटिफिक जो आजकल बहुत कुछ जो इंटरनेट पे चल रहा है, बट अकॉर्डिंग टू एंशियंट जो हमारे भारतीय ग्रंथ हैं उनके आधार पर। एंड इट इज ट्रू, इफ सच एडवांस नॉलेज इज ट्रू, अगर ब्रह्म की डेफिनेशन ट्रू है, तो ये जो बाकी जो नॉलेज दी हुई है हमारे ग्रंथों में वो भी सही है। बिल्कुल सर, Right? बिल्कुल। So I want to convey this to the audience. Definitely, sir, and we wish you all the best for this. And Thank you so thanks a much. lot again for coming on the podcast. And And we'll definitely have you again here to discuss about we have so much to discuss. Ki yeah, that won't yeah. be a problem ever. Thank you, sir.